महिलाओं का रेट लगाने की शुरुआत इस देश में किसी ने की थी तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो ये बच्चे आपके होते थे ये लोग। दोस्तों नमस्कार, जरा एक तस्वीर अपने दिमाग में उतारिए। आज 15 अगस्त है, पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है, तिरंगा हर छत पर लहरा रहा है, बच्चे स्कूलों में परेड कर रहे हैं, नेता मंचों से बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं और हर तरफ जय हिंद के नारे गूंज रहे हैं। मगर ठीक इसी दिन, इसी 15 अगस्त को देश में एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने पूरे संघ परिवार के चूल्हे हिला करके रख दी है। कर्नाटक की सरकार ने वो कर दिखाया है जो पिछले 100 सालों में कोई नहीं कर पाया। कर्नाटक की सरकार ने आरएसएस की उन सारी शाखाओं पर, उन सारे पथ संचालनों पर, उन सारी लाठी प्रदर्शनों पर जो सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मैदानों और पार्कों में बेधड़क होते थे, उन पर ताला जड़ दिया गया है। अब आरएसएस को अगर कहीं भी कोई कार्यक्रम करना है, कहीं भी शाखा लगानी है, कहीं भी पथ संचालन करना है तो पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी, आवेदन देना होगा, अनुमति लेनी होगी। यानी दोस्तों समझ लीजिए कि आज़ादी के दिन आरएसएस को उसकी अपनी उस मनमानी से आज़ादी दिलवाने का काम प्रियांक खड़गे ने कर दिया है। यह इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा हंटर है कि आरएसएस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। वो संगठन जिसका कागज पर कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके पास कोई कानूनी वजूद नहीं है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है कि पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, कोई खर्च करता है, कौन खर्च करता है, वो संगठन आज कर्नाटक में असहज हो गया है, बेचैन हो गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी कुमार और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम आपको एक एक करके वो सारी खबरें बताएंगे जो आज के देश के कोने कोने से निकल करके सामने आ रही है। आरएसएस पर लगी लगाम की पूरी कहानी, भाजपा सांसद के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ दिए गए शर्मनाक बयान की बात, दिल्ली दंगे में 13 मुस्लिम आरोपियों की बरी होने की खबर, बीजेपी विधायक की बेटी द्वारा एक महिला दरोगा को थप्पड़ मारने का मामला, यूपी में गड्ढा युक्त सड़कों से आजादी मांगते हुए भाजपाई, बगावत में पुजारी द्वारा 2 लोगों की जिंदा हत्या का सनसनीखेज मामला, उज्जैन में स्कूली छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन, राजस्थान के जोधवास में आशुतोष राणा जी के गुंडे के साथ भिड़ंत और आखिर में गोदी मीडिया के फर्जी नैरेटिव का पर्दाफाश। ये सब कुछ आज एक ही वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब शुरू से बात करते हैं। कर्नाटक सरकार ने एक बिल का ऐलान किया जिसका नाम है द कर्नाटक रेगुलेशन ऑफ द यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रीमाइसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026। नाम भले ही जटिल हो मगर मतलब बड़ा सीधा है। राज्य कैबिनेट ने गुरुवार को इस पर विस्तार से चर्चा की और तय किया कि अब किसी भी संगठन को अगर सरकारी स्कूल, कॉलेज, मैदान या किसी भी दूसरी सार्वजनिक जगह पर कार्यक्रम करना है तो पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन संगठनों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है उन्हें तो सरकारी परिसर के इस्तेमाल की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब जरा सोचिए दोस्तों, आरएसएस का कहीं कोई रजिस्ट्रेशन है क्या, कोई कागज है क्या, कोई कानूनी दस्तावेज है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो संगठन जो भारतीय जनता पार्टी को पालता है, जो बीजेपी को दिशा देता है, जो सरकार में बैठे नेताओं का असली आका है, जो घर घर में घुसा बैठा है, उसका अपना कोई कागजी वजूद ही नहीं है। यह अपने आप में कितनी बड़ी हैरानी की बात है। मोहन भागवत जो हैं वो Z+ सिक्योरिटी श्रेणी की सबसे टॉप सुरक्षा लेकर के घूम रहे हैं। सरकारी खर्च पर उनकी सुरक्षा होती है मगर उनका संगठन कहां रजिस्टर्ड है ये किसी को नहीं पता। पैसा कहां से आता है कोई नहीं जानता, खर्चा कहां से आता है कोई नहीं जानता, कोई हिसाब नहीं है, चंदा कौन देता है कोई खुलासा नहीं है। और तो और अभी हाल ही में कनाडा में इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग उठ चुकी है। और सिर्फ कनाडा ही क्यों, खुद आरएसएस के पूर्व पदाधिकारी ने आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है और मोहन भागवत जैसे नेताओं की जांच की मांग की है। यानी घर के अंदर से ही आवाजें उठ रही है और अब कर्नाटक सरकार का यह फैसला इनके ताबूत में एक बड़ी कील ठोकने जैसा है। प्रियांक खड़गे ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरी पार्टी कांग्रेस आरएसएस से भी पुरानी है। जब मैं सार्वजनिक मैदानों और सड़कों का इस्तेमाल करता हूं तो इजाजत लेता हूं, तो जब मैं इजाजत लेता हूं, आप इजाजत लेते हैं तो फिर किसी और को भी इजाजत लेनी पड़ेगी। या तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, अपने आप को कानूनी शक्ल दो, या फिर सरकार के सामने आओ और अनुमति लो। यह बिल्कुल तार्किक बात है, यह बिल्कुल संवैधानिक बात है। मगर संघियों की मुश्किल यह है कि वो ना तो रजिस्टर करवाना चाहते हैं क्योंकि तब उनका पूरा हिसाब किताब सामने आ जाएगा, और ना ही परमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि तब उनकी मनमानी पर रोक लग जाएगी। अब उधर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के एक शर्मनाक चेहरे की। बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद हैं नागेंद्र नाथ राय उर्फ अनंत महाराज, और उन्होंने आजादी के इस पवित्र मौके पर जब पूरा देश स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है तब उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो जहरीली बातें कही, जो अमर्यादित और घटिया बयान दिया, वो सुनकर के हर देशभक्त का सिर शर्म से झुका।
নেতাদের বাপের টাকা দাসনে ঘর, নেতাদের বাপের টাকা দাসনে ঘর, নেতাদের বাপের টাকা দাসনে ঘর রেস করে खोज बनाए। इस सांसद ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता के पास कोई सत्ता तो थी नहीं, तो वो आज़ाद हिंद फौज कैसे बना सकते थे। मतलब देखिए कैसे नेताजी के परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस सांसद ने यहाँ तक कहा कि आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे वो असल में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिक थे। जर्मनी ने उन्हें बंदी बनाया था और बाद में नेताजी को सौंप दिया था, और नेताजी ने उस मौके का सरासर गलत इस्तेमाल किया। आप सोचिए दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बना करके अंग्रेजों को घुटने पर लाने की कोशिश की, जिनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है, उन्हीं नेताजी को ये भाजपाई सांसद युद्ध अपराधी कह रहे हैं। उनके योगदान पर सवाल उठ रहा है। ये वो नेताजी हैं जिनके सामने अंग्रेजी हुकूमत तक झुक गई थी, जिनके नाम से आज भी अंग्रेजों की रूह कांपती है, मगर संघी मानसिकता वालों को उनसे नफरत क्यों है, इसका जवाब भी इतिहास में मिल जाता है। जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब संघी लोग मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे। जब बापू, नेहरू, पटेल, भगत सिंह जैसे लोग जेलों में सड़ रहे थे, अपनी जान की कुर्बानी दे रहे थे, तब सावरकर जैसे लोग अंग्रेजों से माफ़ी मांग रहे थे, अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे। तो आज उन्हीं की विचारधारा के लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपमानित कर रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की, असली नायकों को धुंधला करने की और अपने आप को महान दिखाने की। इसी सांसद के, इसी विचारधारा के लोगों ने कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का हाथ तक तोड़ दिया। हाथ तोड़ दिया दोस्तों, नेताजी की प्रतिमा का हाथ। ये वो लोग हैं जो प्रतिमाओं में करोड़ों रुपए फूंकते हैं, मगर उन्हीं के हाथों में जब असली नेताजी की प्रतिमा आती है तो उनका हाथ तोड़ देते हैं। ये इनका असली चेहरा है। इनके लिए न देश का कोई मतलब है, न देश की आज़ादी में योगदान देने वालों का कोई सम्मान है, न हमारे नायकों का कोई महत्व है। इनके लिए तो बस अपनी विचारधारा को थोपना ही सब कुछ है। अब आते हैं दिल्ली से आई एक और बड़ी खबर पर। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में 13 मुस्लिम आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि गवाहों की गवाही भरोसे के लायक नहीं है। सीसीटीवी फुटेज इतनी धुंधली है कि उससे किसी की पहचान नहीं हो सकती। एफएसएल की रिपोर्ट भी ठीक से नहीं आ पाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह की अदालत ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष का जो मुख्य गवाह है उसकी गवाही ही संदेह के घेरे में है, पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने पहचान के लिए पेश की गई सीसीटीवी फुटेज को भी स्पष्ट नहीं माना। कोर्ट के मुताबिक फुटेज ब्लैक एंड व्हाइट थी, धुंधली थी, कम पिक्सल रेजोल्यूशन वाली थी, जिसके कारण एफएसएल भी उसमें मौजूद चेहरे की स्पष्ट पहचान नहीं कर पाई। अब ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है दोस्तों। 2020 के दिल्ली दंगों में जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया, जिस तरह से मुस्लिम युवाओं को उठा उठा करके जेलों में भर दिया गया, जिस तरह से उन पर झूठे मुकदमे थोपे गए, वो पूरा सिस्टम आज इस फैसले के बाद कटघरे में खड़ा है। कितने ही निर्दोष लोगों ने सालों जेल में गुजार दिए, कितनों के परिवार तबाह हो गए, कितनों की जिंदगी बर्बाद हो गई, और आखिर में पता चला कि सबूत ही नहीं है, गवाही ही भरोसे लायक नहीं है। तो फिर इन सालों का हिसाब कौन देगा? इनकी जिंदगी के जो साल जेल में बीते उसकी भरपाई कौन करेगा? ये बहुत गंभीर सवाल है। अब बात करते हैं भाजपा के एक और शर्मनाक चेहरे की। बीजेपी के एक विधायक हैं सुरेश गड़ा, इनकी बेटी है ऐश्वर्या। 12 अगस्त को ये मैडम एक मंदिर में गई और वहाँ जाकर के उन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट की मांग की। वहाँ ड्यूटी पर एक महिला सब कांस्टेबल यानी एक महिला दरोगा तैनात थी। उन्होंने बड़ी शालीनता से मना किया, कहा कि आप जैसे बाकी सब लोग जा रहे हैं वैसे ही आप भी जाइए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। बस इतनी सी बात पर विधायक की इस लाडली बेटी का घमंड 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने उस महिला दरोगा को एक दो नहीं कई थप्पड़ मार दिए। अब जरा सोचिए दोस्तों, एक विधायक की बेटी होने के नाते इस लड़की का ये हाल है तो वो विधायक क्या करते होंगे, आम जनता के साथ कैसे व्यवहार करते होंगे। ये विधायकी और सत्ता का घमंड ही तो है जो इनकी बेटी में उतर आया है। और जब पानी सर से ऊपर से गुजरने लगा तो उस बहादुर महिला दरोगा ने हिम्मत दिखाई, एफआईआर दर्ज करवा दी, मुकदमा दायर कर दी। अब मैडम की हवाइयां उड़ी हुई हैं, भागी भागी घूम रही हैं, माफी मांगने की कोशिश कर रही हैं और उनके विधायक पिताजी मामला सेटल करने में लगे हुए हैं। यहाँ वहाँ फोन घुमा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बदतमीज लड़की सिर्फ इसीलिए बच जाएगी क्योंकि ये एक विधायक की बेटी है? क्या एक महिला पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? अगर ये लड़की एक आम आदमी की बेटी होती तो अब तक हवालात में होती, मगर विधायक की बेटी है इसीलिए बच गई। ये तो है सत्ता का दोगला चेहरा, यही तो है नए भारत की असली तस्वीर। अब चलते हैं यूपी की तरफ। वहाँ भाजपाइयों ने बड़े जोर शोर से तिरंगा यात्रा निकाली। ठीक बात है, तिरंगा यात्रा निकालनी ही चाहिए, आज़ादी का जश्न मनाना ही चाहिए, मगर उसी तिरंगा यात्रा में जो नारे लगे वो सुनकर के खुद योगी सरकार के होश उड़ गए हैं।
बुलंदशहर के शिकारपुर इलाके में जो तिरंगा यात्रा निकली उसमें नारे लगे कि हमें गड्ढा युक्त सड़कों से भी आज़ादी चाहिए, यानी अपने ही समर्थकों ने अपनी ही सरकार की पोल खोल दी, अपनी ही सरकार से आज़ादी मांगने लगे। ये जो गड्ढा मुक्त भारत का नारा दिया गया, ये जो विकास के दावे किए गए, ये जो सड़कों की हाल सुधारने की बात की गई थी, वो सब हवा हवाई साबित हो रही है और इसकी गवाही खुद भाजपा ही दे रहे हैं। ये सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब आते हैं बागपत की एक ऐसी खबर पर जो सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बागपत में एक गणेश मंदिर है, उस मंदिर का पुजारी है नरेश नाथ। भगवा कपड़े पहनने वाला, साधु के वेश में रहने वाला, गांव की एक शादीशुदा महिला के साथ इस पुजारी के अवैध संबंध थे। इसी बात को लेकर के उस महिला का भाई अंकित जो 28 साल का था और दिव्यांग था, अपने दोस्त इसरार के साथ जो 30 साल का था, इस पुजारी से बात करने मंदिर गया। पुजारी ने बड़ी मीठी मीठी बातें करके दोनों को चाय ऑफर की। चाय में नशे की गोलियां मिला दी थी, दोनों बेहोश हो गए और उसके बाद इस पाखंडी पुजारी ने एक एक करके दोनों को जहर के इंजेक्शन लगाए, जिंदा जलाने से भी ज्यादा दर्दनाक तरीके से मारा और फिर मंदिर के परिसर में ही जिंदा दफना दिया। ऊपर से इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा दी ताकि कोई सबूत ना बचे। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि उसी जगह पर जो 2 लाशें दफन थी, ये हत्यारा पुजारी 18 से 19 दिनों तक धुनी रमाता रहा, पूजा पाठ करता रहा, भक्तों को आशीर्वाद देता रहा। यह होता है असली पाखंड, यह होता है असली धर्म का चोला ओढ़ करके किया गया अपराध। 19 दिनों के बाद जब शिकायत हुई, जब पुलिस ने खुदाई की, तो दोनों की लाशें बरामद हुई और इस हत्यारे पुजारी को गिरफ्तार किया गया। अब एक और बहुत ही सकारात्मक खबर दोस्तों, जेनजी के आंदोलन के बाद अब अल्फा जनरेशन के बच्चे भी सड़कों पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन का एक वीडियो सामने आया है, इसमें सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्राएं सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला यह है कि इनके विद्यालय में कई किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है, सरकार को यहां से स्कूल हटाना है, कोई और मकसद है इनका। तो ये छात्र इसके खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं और डीएम को मौके पर बुलाने के लिए अड़ गई हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं दोस्तों, मगर इन्होंने जो हिम्मत दिखाई है वो सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। यही तो असली आज़ादी है, यही तो असली लोकतंत्र है। अब चलते हैं राजस्थान के जोधवास की तरफ। वहाँ एक स्कूल की छत गिर गई थी, बच्चे कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, अपने स्कूल की सुरक्षा की मांग कर रहे थे, मगर वहाँ भाजपाई गुंडे बच्चों को धमका रहे थे। पुलिस भी बच्चों को धमका रही थी, मगर जैसे ही अभिजीत दीपके की टीम के प्रवक्ता आशुतोष राणा वहाँ पहुंचे, इन गुंडों की सारी हेकड़ी निकल गई। गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश के शिक्षा मंत्री को हटा के है तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो जो गुंडा करो। उसकी देखो शर्ट फाड़ी है, पूरी शर्ट फाड़ दी मेरी, वीडियो बना है, हाथों में मार रहे हैं। पुलिस मिली हुई है, पुलिस पहले नहीं नहीं चलेगा। आशुतोष राणा जी ने साफ कह दिया कि पहले उन गुंडों को यहां से बाहर निकालो जिन्होंने ये सब करवाया है, जिन्होंने बच्चों की शर्ट फाड़ी है, जिन्होंने बदतमीजी की है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हम देश के शिक्षा मंत्री तक को हटवा चुके हैं, तो ये मत समझना कि तुम्हारी गुंडागर्दी चलेगी। और नतीजा ये हुआ कि सरकार को घुटने टेकने पड़े। प्रशासन ने माना कि 1 हफ्ते के भीतर सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। यही तो होता है जब जनता एकजुट होकर के आवाज उठाती है, तब बड़ी से बड़ी सरकार भी झुक जाती है। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, गोदी मीडिया ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। कहा गया कि इटली ने राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की है। पीएम मेलोनी के बारे में कही गई बातों पर इटली ने कहा है कि ये असमान बर्दाश्त नहीं है। रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों ने पूरे आर्टिकल लिख डाले हैं। एक कथित लेटर भी दिखाया गया है जो इटली के दूतावास पर बताया गया है। बड़े बड़े प्राइम टाइम शो हो गए हैं, बहसें छिड़ गई है और कांग्रेस को पूरी तरह घेरने की कोशिश हुई, मगर मोहम्मद जुबैर ने इस पूरे फर्जीवाड़े की पोल खोल दी है। पता चला कि वो लेटर एक फर्जी अकाउंट से जारी किया गया है, वो एम्बेसी फर्जी थी, वो पूरा नैरेटिव फर्जी था, सब कुछ फेक था, मगर अर्नब गोस्वामी के पूरे गैंग ने इसे इतना बड़ा बना दिया कि जनता को धोखा हो गया। यह है गोदी मीडिया का असली चेहरा। अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, फर्जी खबरें फैला सकते हैं, फर्जी लेटर पेश कर सकते हैं, फर्जी नैरेटिव बना सकते हैं। बस मकसद एक ही होता है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने इंडिया टीवी के पत्रकारों को इस मुद्दे पर जमकर के धोया। मेरे पास उनका ट्वीट है, लिखा है राहुल गांधी जी इस गले पड़ने को जठरागनी कहते हैं या कमागनी। एक प्रधानमंत्री, देश की पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके लिए इस तरह की बेहूदगी भरी भाषा का इस्तेमाल करना, ये है वो लंपट सांसद जिनकी मैं बात कर रही हूं। तो दोस्तों आज की ये पूरी खबर आपको बताने का मकसद यही था कि आप देश की असली तस्वीर देख सके। ये वो तस्वीर है जो मुख्यधारा का मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, ये वो सच्चाई है जो लाल किले से नहीं बताई जाएगी। आप क्या सोचते हैं इन सभी घटनाओं के बारे में? कर्नाटक सरकार का आरएसएस पर लगाया गया बंधन क्या सही है? बीजेपी सांसद के नेताजी विरोधी बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि और बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।